क्या यह वाकई मेरा वही देश है जिसे दुनिया कभी भीड़ भाड़ और अव्यवस्था का नाम देती थी? क्या यह वही भारत है जिसे लेकर मेरे मन में संशय था? लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के उस ठंडे कोने में जब मैं अपने बाबूजी के साथ बैठा था तो मेरे मन में डर और ग्लानि का मिला जुला भाव था। बाबूजी की व्हील चेयर को ढकेलते हुए मुझे उनकी आंखों में वह चमक दिखाई नहीं दे रही थी जो कभी हुआ करती थी। 70 साल की उम्र में शरीर साथ छोड़ दे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है, लेकिन जब समाज और व्यवस्था भी मुंह फेर ले तो वह हार मान लेता है। बाबूजी के साथ भी यही हो रहा था। सालों पहले जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जर्मनी गया था तब बाबूजी मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ने आए थे। उस वक्त वह पूरे जोश में थे। रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद से रिटायर होने के बाद भी उनके हाथों में वह ताकत थी कि लकड़ी के कठोर से कठोर टुकड़े को एक सुंदर आकार दे दें। वह कलाकार थे, कारीगर थे। आज जब मैं उन्हें वापस भारत ले जा रहा था तो परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 3 साल पहले आए उस मस्तिष्क आघात ने उनके आधे शरीर को बेजान कर दिया था। व्हील चेयर अब उनका स्थायी साथी बन चुकी थी। यूरोप के बड़े बड़े शहरों में घूमते हुए हमने जो देखा उसने मेरे मन में एक कड़वाहट भर दी थी। कहने को तो वे विकसित देश हैं, पर वहां की व्यवस्था में इंसानियत की कमी खलती है। पेरिस के हवाई अड्डे पर जब हमने व्हील चेयर सहायता के लिए पहले से बुकिंग की थी तो हमें 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वहां के कर्मचारी बस अपना काम निपटाना चाहते थे। उनकी आंखों में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं था, बस एक बोझ होने का एहसास था। बाबूजी चुपचाप यह सब सहते रहे। एक बार तो एक कर्मचारी ने उनके पैर को जरा जोर से लगा दिया और माफी तक नहीं मांगी। उस दिन बाबूजी की आंखों में मैंने जो आंसू देखे थे उन्होंने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। इसीलिए जब मैंने उन्हें वापस भारत ले जाने की बात कही तो वह डर गए थे। उन्होंने कहा था कि बेटा, जब इन गोरे देशों में यह हाल है तो अपने यहां तो और भी मुश्किल होगी। वहां की भीड़, वह धक्का मुक्की मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तू भी परेशान होगा और मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन मैंने मन बना लिया था। मुझे विश्वास था कि मेरा देश बदल रहा है, और अगर नहीं भी बदला तो कम से कम वहां के लोगों के दिलों में अपनों के लिए जगह तो होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब हमारा विमान उतरा तो मेरी धड़कनें तेज थीं। मुझे लगा कि वही पुराना मंजर होगा। खिड़की से बाहर देखा तो आधुनिक टर्मिनलों की चमक दिखाई दे रही थी। विमान रुका और यात्री उतरने लगे। नियमानुसार हमें अंत में उतरना था। मैं बाबूजी का हाथ थामे बैठा था। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे, शायद अपने देश की हवा को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी विमान के दरवाजे पर 2 नौजवान दिखाई दिए। उनके पहनावे में एक अनुशासन था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो बनावटी नहीं लग रही थी। उन्होंने अंदर आते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर बाबूजी को प्रणाम किया। उस एक नमस्ते शब्द में जो आदर था उसने पिछले कई महीनों की थकान को एक पल में मिटा दिया। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और बहुत ही विनम्रता से बोला कि शंकर जी, आपका स्वागत है। हम आपकी सहायता के लिए यहां हैं। बाबूजी ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। वह लड़का बोला कि सर, हमें जानकारी दी गई थी कि आप आ रहे हैं। आपको जरा भी परेशानी नहीं होने देंगे। उन दोनों ने जिस तरह से बाबूजी को व्हील चेयर पर बैठाया वह किसी मशीन की तरह नहीं था। उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि उनके पैरों को चोट न लगे, उनके हाथों को सहारा मिले। यूरोप में लोग बस उठाते और रखते थे, पर यहां वे महसूस कर रहे थे। जैसे ही हम हवाई अड्डे के अंदर दाखिल हुए, दृश्य ही बदल गया। वह कोई साधारण हवाई अड्डा नहीं लग रहा था। जमीन आईने की तरह चमक रही थी। चारों ओर डिजिटल इंडिया की झलक थी। कहीं भी कागजों का झंझट नहीं था। हर चीज तकनीक से जुड़ी हुई थी, पर उस तकनीक के पीछे एक भारतीय दिल धड़क रहा था। हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़े। वहां लंबी कतारें थीं। मैंने सोचा कि अब घंटों लग जाएंगे, पर तभी एक महिला कर्मचारी दौड़ती हुई हमारे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबूजी, आप इस तरफ से आइए। बुजुर्गों और व्हील चेयर के लिए अलग से विशेष काउंटर है। वहां पहुंचते ही अधिकारी ने अपनी कुर्सी से जरा झुककर बाबूजी की ओर देखा। वह खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने बाबूजी के स्तर पर आकर बात की। उसने पूछा कि बाबूजी, यात्रा कैसी रही? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबूजी ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। शायद वे इस सम्मान को पचाने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी ने पासपोर्ट पर मुहर लगाई और हाथ जोड़कर कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अभी तो यह शुरुआत थी।
असली सुखद अनुभव तो सामान लेने वाली जगह पर होना था। अक्सर विदेशों में भी हमें अपना भारी सामान खुद उठाना पड़ता था, जो व्हीलचेयर के साथ बहुत मुश्किल होता था। यहां जैसे ही हम बेल्ट के पास पहुंचे, वह नौजवान कर्मचारी जो हमारे साथ था, उसने तुरंत कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस अपना सामान बता दें। उसने हमारे दोनों भारी सूटकेस उठाए और उन्हें एक ट्रॉली पर बहुत सलीके से रखा। मैंने गौर किया कि सूटकेस पर जो धूल यात्रा के दौरान जम गई थी, उसने अपनी जेब से एक साफ कपड़ा निकाला और उसे पोंछने लगा। मैंने उसे रोका और कहा कि रहने दो भाई, ये तो गंदा होता ही रहता है। उसने जो जवाब दिया वह मेरे लिए एक सबक था। उसने कहा कि साहब, यह सिर्फ सामान नहीं है, आप विदेश से आए हैं, यह आपके देश की चीज है। हम चाहते हैं कि जब आप बाहर निकलें तो आपको सब कुछ साफ और नया लगे। बाबूजी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने मेरा हाथ दबाया और फुसफुसा कर कहा कि राहुल, क्या हम सच में इंडिया में हैं? मुझे लगा था कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा। यहां तो सब कुछ इतना बदल गया है। ये बच्चे कितने पढ़े लिखे और सभ्य हैं। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही दिल्ली की सुबह की धूप खिली हुई थी। पहले जहां टैक्सी वालों का शोर होता था, वहां अब एक व्यवस्थित कतार थी। मोबाइल ऐप से बुक की गई हमारी गाड़ी चंद मिनटों में हमारे सामने थी। ड्राइवर ने उतरकर सबसे पहले बाबूजी को सहारा दिया। उसने बहुत ही सावधानी से व्हील चेयर को बंद किया और डिक्की में रखा। गाड़ी के अंदर की सफाई और सबसे बात किया करते हैं कैसे में हमर बाहर तरहार खुशबू देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह कोई सार्वजनिक वाहन है। रास्ते में ड्राइवर हमसे बातें करने लगा। उसने बताया कि कैसे अब सड़कों का जाल बिछ गया है और कैसे हर चीज अब फोन पर उपलब्ध है। उसने बड़े गर्व से बताया कि साहब, अब हमारा भारत पीछे नहीं रहा, हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था वह किसी डिग्री से नहीं आया था, वह उस बदलाव से आया था जिसे वह रोज जी रहा था। बाबूजी खिड़की से बाहर देखते रहे। मेट्रो की पटरियां, ऊंची इमारतें, साफ सुथरे पार्क और हाथ में तिरंगा लिए खड़े छोटे बच्चे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वह हवा अब उन्हें भारी नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी रेलवे में गुजारी है। मैंने देखा है कि कैसे चीजें चलती थीं, पर आज जो मैं देख रहा हूं वह मेरी कल्पना से परे है। हमारे देश के नौजवानों में यह जो काम के प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान आया है, यही असली विकास है। उस दिन होटल पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहे थे, हम अपने वजूद को फिर से खोज रहे थे। वह गर्व जो कहीं दब गया था, वह फिर से जाग रहा था। बाबूजी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी भी दवाई से बड़ी थी। रात को सोने से पहले उन्होंने मुझसे बस एक बात कही कि राहुल, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे खुशी है कि तू मुझे वापस घर ले आया। अगले दिन की सुबह बाबूजी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। हमने तय किया कि हम दिल्ली से बनारस की यात्रा करेंगे। बाबूजी के मन में काशी विश्वनाथ के दर्शन की पुरानी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कहा नहीं था। उन्हें लगता था कि बनारस की उन तंग गलियों और गंगा के घाटों की हजारों सीढ़ियों के बीच उनकी व्हील चेयर एक बोझ बन जाएगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, अब समय बदल गया है, आप बस चलिए। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट लिया। स्टेशन पहुंचते ही बाबूजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी उम्र रेलवे में बिताई थी। पुरानी भाप वाली इंजन से लेकर बिजली वाली ट्रेनों तक सब कुछ देखा था, लेकिन स्टेशन का यह आधुनिक रूप उनके लिए बिल्कुल नया था। चारों ओर साफ सफाई, डिजिटल बोर्ड और हर तरफ तैनात मददगार कर्मचारी। हमें कहीं भी व्हील चेयर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लिफ्ट और रैंप ने हर रास्ते को आसान बना दिया था। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, सफेद और नीले रंग की वह चमचमाती ट्रेन खड़ी थी। बाबूजी उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि बेटा, यह तो किसी विदेशी फिल्म जैसी लग रही है। ट्रेन के अंदर घुसते ही वहां के कर्मचारियों ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। व्हील चेयर के लिए वहां विशेष जगह बनी हुई थी। बाबूजी को उनकी सीट पर बैठाने में कर्मचारियों ने जिस तरह से मदद की, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। ट्रेन ने गति पकड़ी और कुछ ही समय में वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। खिड़की के बाहर का नजारा बदल रहा था, लेकिन ट्रेन के अंदर पानी का गिलास भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। बाबूजी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि राहुल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी ट्रेन चलेगी
हम लोग हमेशा विदेश की मिसाल देते थे, लेकिन आज तो विदेश वाले भी आकर हमारा यह रूप देखें। उनकी आवाज में वह पुराना गौरव लौट आया था जो एक रेल कर्मचारी के नाते उनमें हुआ करता था। सफर के दौरान एक नौजवान लड़का जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हमारे पास वाली सीट पर बैठा था। उसने देखा कि मैं बाबूजी को खाना खिलाने में मदद कर रहा हूं। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला कि अंकल, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसने बहुत ही सहजता से बाबूजी से बातें करना शुरू किया। वह उन्हें बता रहा था कि कैसे आज भारत की तकनीक दुनिया भर में धूम मचा रही है। उसने अपने फोन पर बाबूजी को डिजिटल इंडिया के कुछ वीडियो दिखाए। बाबूजी यह देखकर हैरान थे कि कैसे मुमार के धान से देकर भारत की गांवों के किसान भी अब फोन के जरिए सीधे बाजार से जुड़ रहे डोराजीज हैं। बाबूजी ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम लोग इतना पढ़ लिख कर विदेश क्यों नहीं जाते? उस लड़के का जवाब सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने कहा कि अंकल, एक समय था जब लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब भारत खुद एक बड़ा अवसर है। हमें अपने देश को महान बनाना है, दूसरों के देश में जाकर सिर्फ नौकरी नहीं करनी। उस लड़के की आंखों में जो चमक और आत्मविश्वास था, वह आज के नए भारत की पहचान है। जब हम वाराणसी पहुंचे तो शाम हो रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही वह प्राचीन शहर अब एक नई चमक के साथ हमारा स्वागत कर रहा था। सड़कें चौड़ी थीं और चारों ओर रोशनी बिखरी हुई थी। सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में पहुंचे। बाबूजी को याद था कि पहले वहां पहुंचना कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब गंगा के किनारे से सीधे मंदिर तक जाने का जो रास्ता बना था, उसने उनकी सारी चिंताएं दूर कर दी। वहां बिजली से चलने वाली छोटी गाड़ियां थीं जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को सीधे मंदिर के द्वार तक ले जा रही थीं। घाटों पर अब व्हील चेयर के लिए अलग से रास्ते बने थे। बाबूजी ने जब गंगा की आरती देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बस यही कहते रहे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्हें लग रहा था कि वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहां धर्म और तकनीक एक साथ मिलकर इंसान की सेवा कर रहे हैं। आरती के बाद हम एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने रुके। वहां एक छोटा बच्चा डिजिटल क्यूआर कोड लेकर खड़ा था। मैंने जब अपने फोन से पैसे चुकाए तो बाबूजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि राहुल, यह बदलाव सिर्फ बड़ी इमारतों और ट्रेनों में नहीं है, यह तो हमारे लोगों के स्वभाव और जीने के तरीके में आ गया है। यूरोप में भी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि एक छोटी सी दुकान पर इतनी आसानी से लेन देन हो जाए। उस रात होटल के कमरे में बाबूजी बहुत देर तक चुप रहे। वह खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मुझे माफ करना, मैं बुढ़ापे की वजह से डर गया था और अपने देश की शक्ति को कम आंक रहा था। आज मैंने देखा कि हमारा भारत न केवल दुनिया के साथ चल रहा है, बल्कि कई मायनों में उनसे आगे निकल गया है। यहाँ के युवाओं में जो संस्कार हैं, जो बड़ों के प्रति आदर है, वह मैंने पेरिस या लंदन में नहीं देखा। वहां लोग मशीन बन गए हैं, लेकिन यहां आज भी इंसानियत जिंदा है। बाबूजी की इन बातों ने मुझे गहराई तक छू लिया। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह बाबूजी के स्वाभिमान की वापसी थी। वह इंसान जो खुद को लाचार समझकर हार मान चुका था, वह इंसान को काफी बात करने का लाया। आज गर्व से कह रहा था कि वह इस महान देश का हिस्सा है। हमारा भारत बदल रहा है और यह बदलाव केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि हर भारतीय की सोच में है। बनारस की वह सुबह मेरे और बाबूजी के लिए जीवन का एक नया अध्याय लेकर आई थी। गंगा के किनारे सूरज की पहली किरण जब पानी पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो सोने की चादर बिछ गई हो। हम 80 घाट की ओर बढ़ रहे थे। बाबूजी की व्हील चेयर को ढकेलते हुए मुझे भी एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। लेकिन तभी एक छोटी सी समस्या हो गई। व्हील चेयर के आगे वाले पहिए में एक कंकड़ फंस गया और उसका एक पेंच ढीला होकर कहीं गिर गया। मैं थोड़ा घबरा गया। बनारस की गलियों में सुबह सुबह अब मैं कहां मिस्त्री ढूंढूंगा? बाबूजी को उस अवस्था में बीच रास्ते में छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। मैं झुककर पहिए को देखने लगा, तभी पास में झाड़ू लगा रहे एक नौजवान की नजर हम पर पड़ी। उसने झाड़ू एक तरफ रखी और बिना कुछ पूछे हमारे पास आ गया। उसने देखा कि मैं परेशान हूं। वह पास ही की एक चाय की दुकान से एक छोटा सा तार का टुकड़ा और एक पुरानी चाबी लेकर आया। उसने बड़ी कुशलता से उस तार को मोड़ा और पहिए के उस हिस्से में पिरो दिया जहां से पेंच गिर गया था। कुछ ही मिनटों में उसने व्हीलचेयर को फिर से चलने लायक बना दिया। मैंने राहत की सांस ली और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे देने लगा।
उसने धीरे से मेरा हाथ पीछे कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, सुबह का समय है, पुण्य का काम करने दीजिए। बाबूजी का आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत है। वह नौजवान कोई इंजीनियर नहीं था, शायद मुश्किल से 10वीं पास होगा, लेकिन उसकी बुद्धि और हाथ की सफाई देखकर मैं दंग रह गया। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा कि खुश रहो बेटा, तुम्हारी वजह से आज एक बूढ़ा अपनी गंगा मैया के पास पहुंच पाया। वह लड़का बस हाथ जोड़कर फिर से अपने काम में लग गया। बाबूजी ने मुझसे कहा कि राहुल, देखा तुमने, इसे कहते हैं असली भारत। यहां लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भले ना हो, लेकिन उनके पास वह दिमाग और वह दिल है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। जर्मनी में अगर ऐसा होता तो हमें कंपनी के तकनीशियन का इंतजार करना पड़ता और वह भी शायद इसे बदलने के लिए हजारों रुपये मांग लेता। पर यहां इस बच्चे ने बिना किसी स्वार्थ के अपना दिमाग लगाया और काम बना दिया। यही वह जुगाड़ और बुद्धि है जिसने आज हमारे देश को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, हम शहर के अंदरूनी हिस्सों में गए। मैं देखना चाहता था कि क्या यह आधुनिकता सिर्फ मुख्य सड़कों तक ही सीमित है। हम एक बहुत ही पुराने बाजार में पहुंचे जहां संकरी गलियां थीं। वहां एक छोटी सी खिलौने की दुकान थी जहां लकड़ी के पारंपरिक खिलौने मिल रहे थे। बाबूजी को लकड़ी के काम से बहुत लगाव था, इसलिए हम वहां रुक गए। दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनके हाथों का हुनर साफ दिख रहा था। उन्होंने बाबूजी से बात करना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि बाबूजी खुद एक अनुभवी कारीगर रहे हैं, तो दोनों के बीच जैसे पुरानी दोस्ती हो गई। वह दुकानदार बाबूजी को दिखाने लगा कि कैसे अब वे लोग आधुनिक मशीनों और ऑनलाइन बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने बताया कि साहब, अब बनारस का यह खिलौना अमेरिका और जापान तक जाता है। उसने अपने छोटे से फोन पर अपना व्यापार दिखाया। वह बुजुर्ग दुकानदार तकनीकी रूप से इतने सक्षम थे कि उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार की योजनाओं की वजह से अब उन्हें बिचौलियों को पैसे नहीं देने पड़ते और सीधे ग्राहकों से जुड़ जाते हैं। बाबूजी ने मुझसे कहा कि बेटा, जिस देश का एक छोटा सा दुकानदार भी इतना जागरूक और शिक्षित हो जाए, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के लोगों में जो सीखने की ललक है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर के खाने के लिए हम एक साधारण से भोजनालय में गए। वहां की सादगी और शुद्धता ने बाबूजी का दिल जीत लिया। भोजन परोसने वाले लड़के ने जब देखा कि बाबूजी को हाथ से खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसने बहुत ही सम्मान के साथ एक छोटी सी चौकी उनके पास रख दी ताकि उन्हें झुकना न पड़े। उसने बिना कहे उनकी जरूरत को समझ लिया। भोजन के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ कॉलेज के छात्र मिले जो किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक लड़की ने बाबूजी को देखा और दौड़ कर आई। उसने हमसे पूछा कि क्या हमें कहीं पहुंचने में रास्ता ढूंढने में मदद चाहिए। वह बहुत ही सभ्य और होनहार लग रही थी। उसने बताया कि वह अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि वह भारत के अंतरिक्ष अभियान का हिस्सा बने। बाबूजी उसकी बातें सुनकर इतने गदगद हुए कि उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि बिटिया, तुम जैसे बच्चे ही इस देश का भविष्य हो। आज का युवा सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा, वह देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है। वह लड़की मुस्कुराई और बोली कि दादाजी, आज हमारे पास सब कुछ है, तकनीक भी और अवसर भी। हमें बस अपनी मेहनत से इसे सच करना है। उस शाम जब हम घाट पर वापस आए, तो हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। बाबूजी ने मुझसे कहा कि राहुल, इस यात्रा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं यूरोप की व्यवस्था और वहां की साफ सफाई का कायल था, लेकिन वहां की आत्मा मर चुकी है। वहां सब कुछ तयशुदा और यांत्रिक है, लेकिन मेरे भारत में हर चीज में एक जान है। यहाँ की बुद्धिमत्ता किताबी नहीं है, वह अनुभव और संस्कारों से आती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस मिट्टी का हिस्सा हूं जहां एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक अंतरिक्ष विज्ञान की छात्रा तक हर कोई अपने देश के प्रति इतना समर्पित है। हमारी असली शक्ति हमारी जनसंख्या नहीं, बल्कि हमारे लोगों की वह सोच है जो हर बाधा को पार करना जानती है। आज मुझे एहसास हुआ कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक विचार है, एक संस्कार है। बाबूजी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अक्सर बाहर की चमक धमक देखकर अपने घर को कमतर आंकने लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं तो पता चलता है कि असली खजाना तो यही है।
भारत के लोगों की वह सादगी, वह कुशाग्र बुद्धि और बड़ों के प्रति वह सम्मान ही हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाता है। बनारस की यादें सीने में समेटे हुए हमने अपनी यात्रा का सबसे भावुक निर्णय लिया। बाबूजी ने धीरे से कहा कि राहुल, क्या हम एक बार अपने पुश्तैनी गांव जा सकते हैं? उनके स्वर में एक हिचकिचाहट थी। उन्हें याद था वह दौर जब गांव जाने का मतलब था धूल भरे रास्ते, घंटों का इंतजार और अंधेरी रातें। उन्हें डर था कि कहीं उनकी यह व्हीलचेयर उस कच्ची मिट्टी और कीचड़ में फंस न जाए। लेकिन मैंने उनकी आंखों में अपने घर की मिट्टी को छूने की जो तड़प देखी, उसे मैं मना नहीं कर सका। हम अपनी गाड़ी से उत्तर प्रदेश के उन अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़े जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था। जैसे ही हम मुख्य राजमार्ग से मुड़े, बाबूजी खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देखने लगे। वह बार बार अपनी चश्मा साफ करते और बाहर देखते। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जिस रास्ते पर कभी बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे और गाड़ी हिचकोले खाती थी, आज वहां मक्खन जैसी चिकनी सड़क बिछी हुई थी। सड़कों के किनारे लगे हरे भरे पेड़ और सोलर लाइटें देखकर बाबूजी बुदबुदाए कि बेटा, क्या हम रास्ता भटक तो नहीं गए? यह मेरे गांव की सड़क तो नहीं लग रही। गांव की सीमा में घुसते ही नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वह पुराना सन्नाटा और अंधेरा अब कहीं नहीं था। दोपहर का समय था और हर घर के ऊपर डिश एंटीना और बिजली के तार चमक रहे थे। जब हम अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचे तो देखा कि वह पुरानी कच्ची गलियां अब ईंटों और कंक्रीट से पक्की हो चुकी थीं। व्हीलचेयर उस सड़क पर इतनी आसानी से चल रही थी जैसे किसी बड़े शहर के मॉल में हो। बाबूजी का पुराना घर अब भी खड़ा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल बिल्कुल नया था। हमारे पुराने पड़ोसी सुखराम चाचा, जो अब 80 साल के हो चुके थे, अपने बरामदे में बैठे हाथ में एक स्मार्टफोन लिए कुछ देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाबूजी को देखा, वह अपनी लाठी टेकते हुए दौड़े आए। दोनों पुराने दोस्तों के गले मिलने का वह दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में एक संतोष था। सुखराम चाचा ने बड़े गर्व से बाबूजी को अपना नया घर दिखाया जो सरकारी योजना के तहत बना था। उन्होंने बताया कि अब गांव में 24 घंटे बिजली रहती है और नल से साफ पानी आता है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई वह यह थी कि अब उन्हें अपनी पेंशन के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने अपना फोन दिखाया और कहा कि देखो शंकर, अब तो सरकार सीधे मेरे खाते में पैसे भेज देती है और मैं यहीं गांव की छोटी सी दुकान से निकाल लेता हूं। बाबूजी यह सब सुनकर अवाक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, मैं हमेशा सोचता था कि विकास सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन आज अपने इस छोटे से गांव की यह तस्वीर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। यहाँ की तकनीक ने हमारे जैसे बुजुर्गों को जो आजादी और सम्मान दिया है, वह वाकई अद्भुत है। शाम को गांव के कुछ युवा हमसे मिलने आए। उनमें से एक लड़का पास ही के शहर में अपना स्टार्टअप चला रहा था। वह गांव के किसानों को जैविक खेती और नए बाजारों से जोड़ने का काम कर रहा था। उसने बाबूजी को बताया कि कैसे वह ड्रोन और मोबाइल ऐप के जरिए खेती की निगरानी करता है। बाबूजी ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, हमारे जमाने में तो हल चलाना ही सबसे बड़ी तकनीक थी, लेकिन तुम लोगों ने तो खेती को ही विज्ञान बना दिया है। उस लड़के ने बहुत ही सुंदर बात कही। उसने कहा कि दादाजी, हमारे देश की असली ताकत हमारी मिट्टी में है। बस जरूरत थी तो सही तकनीक और अवसर की, जो अब हमें मिल रही है। आज हमें नौकरी ढूंढने के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। जो सम्मेलक की आज हमें ताकत नहीं है, हम अपने गांव को ही समृद्ध बना रहे हैं। बाबूजी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि तुम जैसे बच्चों की वजह से ही आज भारत की जय जयकार हो रही है। रात को हम अपने पुराने आंगन में बैठे थे। ऊपर आसमान में सितारे चमक रहे थे और गांव की गलियों में एलईडी लाइटों की दूधिया रोशनी फैली थी। बाबूजी ने मुझसे कहा कि बेटा, यूरोप में मैंने बहुत चमक धमक देखी, वहां की व्यवस्था देखी, लेकिन जो सुख और गौरव मुझे आज अपने इस बदलते हुए गांव में मिल रहा है, वह कहीं नहीं मिला। वहां की तरक्की में एक ठंडापन था, लेकिन यहां की तरक्की में अपनों का प्यार और ऊष्मा है। उन्होंने आगे कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए आसमान को छू रहे हैं। यहाँ का किसान अब लाचार नहीं है, यहाँ का बुजुर्ग अब बोझ नहीं है। तकनीक ने हर किसी के हाथ में ताकत दे दी है। यह देखकर मुझे अपनी उम्र का वह दुख अब महसूस नहीं हो रहा।
मुझे लग रहा है कि मैं एक नए, शक्तिशाली और आत्मसम्मान से भरे भारत का हिस्सा हूं। बाबूजी का वह आत्मविश्वास लौट आया था जिसकी तलाश में हम निकले थे। वह अब अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए भी एक विजेता की तरह लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, तुमने मुझे विदेश घुमाया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे असल में यहां लाकर तुमने जो एहसास दिया है वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा देश बदल चुका है और यह बदलाव स्थायी है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने एक इंसान की पूरी सोच बदल दी। भारत का विकास केवल आंकड़ों में नहीं है, वह बाबूजी जैसी करोड़ों आंखों की चमक में है। हम अपनी परंपराओं को छोड़े बिना आधुनिक बन रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमारा देश अब दुनिया के पीछे नहीं चलता, वह अपनी राह खुद बना रहा है। गांव की उस पावन मिट्टी और अपनों के निस्वार्थ प्रेम की खुशबू लेकर जब हम वापस शहर पहुंचे तो बाबूजी के व्यक्तित्व में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वह इंसान जो व्हील चेयर पर बैठने के बाद खुद को दुनिया से कटा हुआ और लाचार महसूस करता था, आज आत्मविश्वास से भरा हुआ था। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पोते पोतियों को पास बुलाया। बच्चे बड़े चाव से उनकी यात्रा के किस्से सुनना चाहते थे। बाबूजी ने उन्हें केवल सड़कों, ट्रेनों या बड़ी इमारतों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने उन आंखों के बारे में बताया जिनमें अपनों के लिए आदर था। उन्होंने उस नौजवान के बारे में बताया जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी व्हील चेयर ठीक की थी। उन्होंने उन बच्चों को समझाया कि बेटा, दुनिया में बहुत से देश हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास हमसे भी बड़ी मशीनें होंगी, लेकिन जो दिल और जो संस्कार हमारे भारत के पास हैं वह दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। बाबूजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हमारा देश आज विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम चांद पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। आज का युवा मोबाइल भी चलाता है और बड़ों के पैर छूना भी जानता है। यही वह संतुलन है जो हमें महान बनाता है। उन्होंने अपने पोते आर्यन का हाथ थामकर कहा कि बेटा, तुम लोग नए भारत की पीढ़ी हो। याद रखना, असली तरक्की वह नहीं है जिसमें हम केवल पैसा कमाएं, बल्कि असली तरक्की वह है जिसमें हम अपने समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चलें। आज भारत के हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर और गलियों में जो सम्मान मुझे मिला वह इसी सोच का परिणाम है। बाबूजी की आवाज में एक ऐसी खनक थी जिसे मैंने बरसों से नहीं सुना था। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, तुमने मुझे वापस भारत लाकर मेरी खोई हुई पहचान लौटा दी है। मैं सोचता था कि मैं एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति हूं जो दूसरों पर बोझ है, लेकिन मेरे देश के लोगों ने, यहां की व्यवस्था ने मुझे महसूस कराया कि मैं इस राष्ट्र का एक सम्मानित नागरिक हूं। उस रात घर के सभी सदस्य साथ बैठे थे। माहौल में एक अलग ही गर्व और संतुष्टि का भाव था। बाबूजी ने अंत में एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते थे कि विदेश में क्या कमी है। मैं कहता था कि वहां सब कुछ है, बस वहां भारत नहीं है। वहां की व्यवस्था में दिमाग है, पर यहां की व्यवस्था में आत्मा है। हमारा देश अब केवल समस्याओं का देश नहीं रहा, अब यह समाधानों का देश बन चुका है। उनकी इन बातों ने घर के हर सदस्य के मन में राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना जगा दी। मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर दूर के ढोल सुहावने समझते हैं, पर हकीकत में जो शांति और गौरव अपनी मिट्टी में है वह कहीं और नहीं। भारत आज केवल तकनीकी रूप से ही शक्तिशाली नहीं हो रहा, बल्कि वह अपने नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के बल पर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। बाबूजी अब अक्सर शाम को पार्क में जाकर दूसरे बुजुर्गों के साथ बैठते हैं। वह अब अपनी व्हील चेयर को अपनी कमजोरी नहीं समझते। वह गर्व से सबको बताते हैं कि कैसे आज का भारत उनके जैसे करोड़ों लोगों के लिए सुलभ और सुगम हो चुका है। उनकी आंखों की वह एक ही है, मिलती बात करता है। एक ही है कि वह चमक अब हमेशा के लिए लौट आई है। यह कहानी केवल एक पिता और पुत्र की यात्रा की नहीं है, यह उस हर भारतीय की कहानी है जो अपने देश के बदलते स्वरूप को देख रहा है और उस पर गर्व कर रहा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। हमारी तकनीक, हमारी प्रतिभा और हमारी संस्कृति का यह अद्भुत मेल ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैं इस महान राष्ट्र का हिस्सा हूं।
हमारा भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता के शिखर को छुएंगे। यही वह नया भारत है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसे आज हम अपनी आंखों से साकार होते देख रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की प्रगति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक सोच का परिणाम है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तभी एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। मुझे अपने भारत पर गर्व है, मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है।